हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आनंद गुप्ता 37। आज मैं आपको क्लास 11th के जो पार्ट 6 है, ठीक है, न्यायपालिका, ये पॉलिटिकल साइंस का है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। चैप्टर 6, ठीक है। ये वीडियो है वो है पार्ट 2। अभी तक आपने हमारे पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका है, न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। ये आपसे पेपर में पूछ सकता है कि न्यायाधीश की पद को हटाने की प्रक्रिया क्या है, व्याख्या कीजिए। तो आप ऐसे उत्तर लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठोर होती है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है। कदाचार या अयोग्य की स्थिति से हटाया जाए। कदाचार या अयोग्य की स्थिति से हटाया जाए। अयोग्य मतलब कि वो उस पद के योग्य ना हो, ठीक है। और कदाचार अगर उस पर कोई आरोप सिद्ध हो जाता है कि हाँ भाई इस पे आरोप सिद्ध हो चुका है, तो इस पे आरोप सिद्ध हो चुका है, तब ये उस कंडीशन में हटाए जा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जब तक संसद सदस्य में सहमति ना हो तब तक जज को नहीं हटाया जा सकता। जब तक जो संसद में जज वो सहमति ना हो कि हाँ भाई इस जज को अब हटाने के कगार पे है, तब तक उसे नहीं हटाया जा सकता है। जज को हटाने के लिए संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी मंजूरी चाहिए। जज के खिलाफ आरोप को संसद में खास बहुमत मंजूरी जरूरी है। जज के खिलाफ जो आरोप लगे कि संसद में खास बहुमत, बहुत अच्छे लोगों की वो चाहिए, सहमति चाहिए कि हाँ बहुत अच्छे लोग, वैसे अच्छे लोग की बात नहीं कर रहा कि संख्या क्वांटिटी में, कि बहुमत भाई इतने मिलने चाहिए, हमें इतनी मंजूरी मिल गई है तो जज के खिलाफ आरोप सिद्ध हो चुका है, तो भाई इस जज को हटा सकते हैं। जब तक संसद के सदस्य में सहमति न हो तब तक जज को हटाया नहीं जा सकता। यह भी बोला, संसद के जब तक सदस्य की सहमति नहीं होती तब तक जज नहीं हट सकता। अब तक एक बार ऐसा मौका आया है जबकि न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव आया पर संसद के कुल सदस्यों की संख्या बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया। एक बार ऐसा कंडीशन आया था जिसमें कि संसद को हटाने की उसमें प्रक्रिया आई थी, जिसमें कि उसे हटाया नहीं जा सका, उस जज को हटाया नहीं जा सका, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में एक बॉक्स में लिखा है 1991 में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए एक प्रस्ताव आया। जो 1991 में एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको हटाने का प्रस्ताव आया। उनका नाम था न्यायमूर्ति रामास्वामी। उनका नाम है न्यायमूर्ति रामास्वामी, ठीक है। इतना कंफ्यूजन क्लियर हो गया। इसमें मैं आपको और व्याख्या करके बता देता हूँ कि उन पे ये आरोप लगा था कि पंजाब के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, जो पंजाब के उच्च न्यायालय जो है वहाँ के मुख्य जो न्यायाधीश के रूप में उन्हें वित्तीय अनियमितता की संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्च स्तरीय जांच समिति न्यायपूर्ति और रामास्वामी पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए सार्वजनिक धन निजी उद्देश्यों के प्रयोग करने के संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण ये जो है उन पे जो धन का आरोप लगा कि भाई ये वैसे धन ले रहे, उसका दुरुपयोग, वो दोषी पाए गए, अपने पद का गलत उपयोग कर रहे, गंभीर वो दुरुपयोग और दोषी पाए गए। लेकिन फिर भी संसद में जब उन्हें वो नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला कि भाई ये हटाना जाना चाहिए, तब वो हटे नहीं थे, उन्हें हटाया नहीं जा सकता, सिर्फ हटाया नहीं गया। 1991 में वो ज़्यादा बहुमत नहीं मिला तो इसके कारण वो हट नहीं पाए 1991 में, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया। आपसे पेपर में पूछेगा कि जो हमारा न्यायपालिका की जो है वो पिरामिड आकार का है, पिरामिड आकार का है, क्यों? तो आपसे पेपर में पूछेगा। तो सबसे जो पहला है हमारा वो है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है।
फिर उसके नीचे जो है वो है उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं। ठीक है, फिर इसके नीचे जो जिला न्यायालय होता है उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। और ये अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय ये होता है लोकल कोर्ट होता है। इसमें पहले अगर आपका कोई केस है तो आप अधीनस्थ न्यायालय में जा सकते हैं। फिर अगर इसमें भी आपको लगता है भाई ये फैसला मेरे पक्ष में नहीं हुआ तो आप जिला न्यायालय में जा सकते हैं। वहाँ पे भी नहीं लगा तो उसके ऊपर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। फिर आपको लगा भाई ये तो मेरे पक्ष में भी नहीं है तो आप सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने इसके बारे में 2 पॉइंट भी लिखे हैं। न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। जो न्यायपालिका की संरचना है वो पिरामिड तरह की है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, जो सबसे ऊपर जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इतना कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया। अब है इसमें व्याख्या की सर्वोच्च न्यायालय क्या है और उच्च न्यायालय क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या। ठीक है, पहले सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे फिर उच्च न्यायालय। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो तो सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इसके जो फैसले होते हैं वो सभी कोर्टों को मान्य होंगे। उच्च न्यायालय हो, चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, इनके जो सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला लेगी ये फैसले सभी को मानने पड़ेंगे। यह हाई कोर्ट के जज का तबादला कर सकता है। अगर ये कोर्ट चाहे, सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो जो हाई कोर्ट है उसका जज जो होते हैं उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भाई तुम यहाँ हो, अब दूसरे जगह चले जाओ, उनका तबादला कर सकते हैं। यह किसी अदालत के मुकदमे को अपने पास मंगा सकता है। अब ये जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अगर चाहे कि भाई ये कोर्ट जो है ये मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय, अब अधीनस्थ न्यायालय के भाई ये बहुत दिनों से केस चल रहा है। अभी ये जो है सर्वोच्च न्यायालय कहेगा भाई एक काम कर, तू ये जो केस है ये तू मुझे दे दे। ठीक है, तो ये अधीनस्थ न्यायालय कोर्ट जो केस है वो सर्वोच्च न्यायालय को दे देगा। ठीक, यह किसी हाई कोर्ट के चल रहे मुकदमे को केस वह हाई कोर्ट में भिजवा सकता है। यह जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे केस को दूसरे हाई कोर्ट यानी दूसरे हाई कोर्ट में भिजवा सकता है। ठीक है, अब है आपका उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उच्च न्यायालय है निचली अदालत के फैसलों पर सुनवाई की अपील की सुनवाई कर सकता है। जो निचली अदालत है, निचली अदालत के जो फैसले ये उच्च न्यायालय के नीचे कौन से हैं? जिला न्यायालय है, फिर अधीनस्थ न्यायालय है। तो जो इनकी फैसले हैं, निचली अदालत के जो फैसले हैं उस पर जो अपील है उसकी सुनवाई ये कर सकता है उच्च न्यायालय। ठीक, अब फिर है मौलिक अधिकार को बचाने के लिए रीट जारी कर सकता है। जो मौलिक अधिकार है उसको बचाने के लिए यह रीट जारी कर सकता है। ठीक, राज्य के क्षेत्राधिकारों में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। जो राज्य के क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार में आने वाले जो मुकदमे हैं उसका ये निपटारा कर सकता है। अपने नीचे की अदालतों पर नियंत्रण करता है। अब इसके नीचे जो 2 न्यायालय है, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये जो दो न्यायालय है इस पर ये जो अपना नियंत्रण करता है। ठीक, और चौथा पर्यवेक्षण कार्य। अब है आपका जिला अदालत। अगर आपको कोई भी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो में कोई दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट बेझिझक कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट के में रिप्लाई कर देता हूँ। जो भी बच्चे कमेंट करते हैं मैं उसका वो 2 या 3 मिनट में मैं रिप्लाई कर देता हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है पर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय क्या है? जिले के दायरे में मुकदमे पर सुनवाई, निचली अदालत के फैसलों पर की गई सुनवाई, अपील पर सुनवाई करना, गंभीर आपराधिक मामलों पर फैसला करना। जो जिला न्यायालय वो जिले के दायरे पर मुकदमे जो सुनवाई होते हैं, निचली अदालत के फैसलों पर की गई सुनवाई होती है।
और गंभीर जो आपराधिक मामले पर जो होता है वो फैसले लेता है जिला न्यायालय। अब है अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, फौजदारी और दीवानी के मुकदमे पर विचार करना। अब ये फौजदारी और दीवानी क्या है? अधीनस्थ न्यायालय ये फौजदारी और दीवानी क्या है, यहाँ व्याख्या मैंने कर रखा है, आइए पढ़ लेते हैं। दीवानी मुकदमा जिनमें संपत्ति, क्रय विक्रय, लेन देन आदि मामले हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई किराएदार रह रहा है। अब वो आपका किराएदार, वो उसमें पसंद नहीं आया, वो तुम कह रहे हो जाए भाई मेरा तुम रूम खाली कर दो। अब वो कह रहा हम रूम खाली नहीं कर सकते, तो वो तुम्हारी संपत्ति है। तो तुम ये किराएदार जो होता है ये दीवानी मुकदमे ऐसे ही जो तुम्हारी संपत्ति है तुम इसके बदले उसमें अधीनस्थ न्यायालय में उसके खिलाफ वो डाल सकते हैं मुकदमा, वो क्या कहते हैं केस उस पर फाइल कर सकते हैं, ठीक है, दीवानी मुकदमा। अब है फौजदारी मुकदमे, इसमें आपराधिक कृत्यों, हत्या या बलात्कार, धोखाधड़ी, मारपीट, डकैती, चोरी आदि होता है। जो चोरी आदि के जो मुकदमे होते हैं, हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, धोखाधड़ी हो गया, मारपीट हो गया, डकैती हो गई, चोरी हो गई आदि के जो है इसमें ये फौजदारी मुकदमे में आते हैं। अब है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार, फिर है रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार। ठीक है, इतना कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। अब ये मौलिक क्षेत्राधिकार क्या है? ये रहा मौलिक क्षेत्राधिकार। कुछ मुकदमों की सुनवाई प्रत्यक्ष डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऐसे मुकदमों से पहले निचली अदालतों पे सुनवाई जरूरी नहीं है। कुछ मुकदमों की जो सुनवाई होता है प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों से पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के संघीय मामले, मुकदमे, विवादों को सुलझाया जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो संघीय मामले हैं, जो मुकदमे और विवादों को सुलझाया जाता है। फिर है आपका केंद्र और राज्य के मध्य विवाद को हल करना सर्वोच्च न्यायालय का काम है। जो केंद्र है और राज्य के जो मध्य जो विवाद है उसका हल करना सर्वोच्च न्यायालय का काम है। इससे मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसे जो होता है मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, क्योंकि इन मुद्दों में सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही कार्य करता है। इन मुद्दों में जो होता है सर्वोच्च न्यायालय काम करता है। अब है रीट संबंधी क्षेत्राधिकार। अब रीट संबंधी क्षेत्राधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अब मौलिक अधिकार का कोई हनन हो रहा है तो व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ऐसे में कोर्ट रीट जारी करके व्यक्ति की सहायता करता है। ऐसे में जो कोर्ट है वो रीट जारी करके व्यक्ति की सहायता करता है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि रीट कितने प्रकार के होते हैं, या मुझे आप कमेंट में बताइए रीट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला है आपका अपीली संबंधी क्षेत्राधिकार। अपील के लिए सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। जो है अपील के लिए सबसे बड़ी जो अदालत है वो सर्वोच्च न्यायालय है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट के खिलाफ जो आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील की जा सकती है फैसले के खिलाफ। हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया, ठीक है, हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया वो फैसले के खिलाफ आपको फैसला पसंद नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट के अपील की जा सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट पे आप जाके अपील कर सकते हैं। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। निचली अदालत के फैसले जो होते हैं, फैसलों के खिलाफ जो है उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगला है अपील क्षेत्राधिकार का मतलब है कि पूरे मामलों में कोर्ट द्वारा विचार करेगी। अपील जो क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार का मतलब है कि पूरे मामलों में कोर्ट द्वारा विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसले गलत पाए जाने में इसे परिवर्तित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय जो होती है वो निचली अदालतों
के जो फैसले जो गलत है पाए जाने पर वह परावर्तित यानी वो उसको दोबारा फैसला कर सकती है या दोबारा उस पर निर्णय कर सकती है। अब है सलाह संबंधी अधिकार। इसका जो है सलाह संबंधी अधिकार है, राष्ट्रपति लोकहित या संविधान व्याख्या से संबंधित किसी मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श ले सकता है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानने के लिए मजबूर नहीं हो सकता। जो राष्ट्रपति का जो लोकहित है या संविधान की जो व्याख्या के संबंधित किसी भी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श ले सकता है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो होते हैं वो मानने के लिए मजबूर नहीं हो सकता। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति के वो राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले है वो मानने के लिए मजबूर नहीं हो सकता। अगला है आपका, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने के बाद होने वाले विवादों से बचा जा सकता है। ये जो सर्वोच्च न्यायालय के जो आप सलाह ले लेंगे सर्वोच्च न्यायालय से, तो जो विवादें जो होती है विवादों से आप बच सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने निर्णय विधेयक में संशोधन कर सकती है। जो सर्वोच्च न्यायालय की जो सलाह मानकर सरकार अपने निर्णय के विधेयक के संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे देश के मान्य होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेता है वो जो है पूरे देश में वो मान्य होंगे। ठीक, अब है आपका ये टॉपिक जो है आपका न्याय सक्रियता। न्याय सक्रियता क्या है? जब सरकार के अंग कार्यपालिका या विधायिका अपने कामों में ढिलाई बरतते या रोहे या कोई काम न कर रहे हो तो ऐसे में न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायपालिका जो होता है, जब सरकार अंग कार्यपालिका जो होता है वो विधायिका अपने कामों में ढिलाई बरतता है या कोई काम न कर रहे हो तो ऐसे में जो न्यायपालिका है अपनी जिम्मेदारी निभाती है और न्यायिक सक्रियता कहते हैं। उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। आपसे पेपर में पूछेगा न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। आप इसको रट्टा मत मारिए। मैं नहीं समझता कि भाई रट्टा मारेंगे तो चलो भाई रट्टा मार लिए पेपर में जाके लिख दिए, वो नहीं, वो सिर्फ आप रट्टा मारते ही रह जाओगे। आप उसे समझोगे तो आपको उसमें याद रहेगा, पूरी वैसे लाइफ टाइम याद रहेगा। अब आपने रट्टा मार लिया, पेपर में जाके लिख के आ गए, चलो भाई अगले क्लास में पहुंच गए, आप इधर पेपर में लिखे नहीं, फिर आप वो क्वेश्चन 2 मिनट में भूल जाएंगे। तो रट्टाफिकेशन इज नॉट गुड। ठीक है, तो आप हमेशा समझने की प्रयास कीजिए। ठीक है, जब सरकार का अंग कार्यपालिका या विधायिका अपने कामों में ढिलाई बरतता है या रोहे या कोई काम न कर रहे हो तो ऐसे में न्यायपालिका में जिम्मेदारी निभाती है। जब सरकार के जो अंग होते हैं वो कार्यपालिका विधायिका जब काम में ढिलाई बरत रहे होते हैं तो जो न्यायपालिका होता है वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है और इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका विधान पालिका के द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका के द्वारा जांच आदेशों के संवैधानिक की वैधता जांच कर सकता है। यदि यह संविधान के खिलाफ पाए जाते हैं तो न्यायपालिका इन्हें अवैध घोषित कर सकती है। जो न्याय सक्रियता के रूप में जो न्यायिक पालिका होता है वो विधान पालिका जो होता है उसके द्वारा जो कानून ये पर कार्यपालिका के द्वारा जो जारी आदेशों को जो संवैधानिक वैधता है उस पर जांच कर सकता है और यदि यह संविधान के खिलाफ पाए जाते हैं तो इन्हें अवैध घोषित कर दिया जाता है। अब है भारत में न्यायिक सक्रियता के मुख्य सत्येंद्र जनहित याचिका। जनहित याचिका क्या है? जब पीड़ित व्यक्ति में नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति ने याचिका दायर की हो उसे जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और उसका आपने टैक्सी वाले का दर्द देख रहे हैं कि भाई ये टैक्सी वाले हैं, ये रिक्शा वाले हैं, ये उनका दर्द ऐसे कर रहे हैं, तो आप उसकी जो उसमें अगर वो खुद रिक्शा वाले नहीं दायर कर रहे हैं, आप जाकर उसके बारे में कर रहे हो तो जनहित याचिका में रखा जाता है। ऐसा एक बार हुआ था कि 19 ये जो है आपका
एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है आपका, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं कि न्यायिक जो सक्रियता है, आप उसमें लिखा है न्यायिक सक्रियता, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं कि जो है 1979 में एक बार जो क्या हुआ था कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसने जो याचिका उसने खुद दायर नहीं की थी, बल्कि दूसरे व्यक्ति ने उस पीड़ित व्यक्ति के लिए उसने याचिका दायर की थी। इसे जनहित याचिका कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। मुझे लगा था कि इसमें जो है आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये आपका चैप्टर बहुत बड़ा है। इसका मैं थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, तो फटाक से चलते हैं। इसमें हमने पढ़ा है न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया पढ़ी है कि कैसे हटाए जाते हैं। इसमें पढ़ा कि 1971 में जो होता है एक जज थे जिनका नाम था न्यायमूर्ति रामास्वामी थे, उनको धन विधेयक के रूप में उसमें हटाया जा रहा था, लेकिन वो हटे नहीं। न्याय की संरचना पिरामिड शेप की है। ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की व्याख्या पड़ी थी। जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और दीवानी मुकदमा, फौजदारी मुकदमे, मौलिक अधिकार पढ़े थे। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकार पढ़े, रीत संबंधी क्षेत्राधिकार, सलाखी और अपीली क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाह संबंधी अधिकार, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका पढ़ा था। ठीक है, अब ये मैं इसका एक थर्ड पार्ट बनाऊंगा, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब मैं इसका वीडियो डालूँ, आज ही डाल दूंगा मैं, और डाल दूंगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो थर्ड पार्ट का लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसमें डाल रखा है थर्ड पार्ट के, और फर्स्ट का इसमें लिंक है, आप जाके वहाँ से, इस वीडियो में लिंक है, आप वहाँ से जाके उस पार्ट फर्स्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो में कहीं भी सर कि मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, ये मुझे टॉपिक समझ में नहीं है, आप मुझे ये बता दीजिए, मैं उस वीडियो जो बनाऊंगा तो अगले में मैं उस वीडियो को उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टिल देन बाय बाय।